हम लोग जो है इस सेशन में बात करेंगे कि अभी जो संभल की शाही जमा मस्जिद है उस पर जो विवाद उठा है, हम लोग देखेंगे वो विवाद क्या है। और इसके साथ जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी विवाद के घेरे में है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है हमारे पढ़ने योग्य क्या विषय हैं। तो अभी हाल में ही जो है संभल की शाही जमा मस्जिद पर जो है विवाद खड़ा हुआ है। जो संभल की शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर जो है हिंदू पक्ष का कहना है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ उसके स्थान पर जो है पहले एक प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था, और उस हिंदू मंदिर को तोड़कर जो है उसके जगह पर यह मस्जिद बनाया गया है। और जो मुगल सम्राट बाबर थे उनका एक सेनापति था जिसका नाम मीर हिंदू बेग था, तो उसने जो है 1528 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण किया था। और यहाँ पर जो है पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम हरिहर मंदिर था, जिसे हिंदू मंदिर भी कहा जाता है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है। तो हिंदू पक्ष का क्या कहना है कि संभल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद यानी शाही जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थल पर बनाई गई है, और ये हरिहर मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर था। और मुगल सम्राट बाबर का सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा, ठीक है, बाबर का सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा लगभग 1528 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये मस्जिद जो है ये जो मस्जिद दिख रहा है ये शाही जामा मस्जिद है। और यहाँ पर जो है हिंदू पक्ष का एक बात और कहना है, जैसे कि जो मुगल कालीन मस्जिद होती है खास तौर पर वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती है। आमतौर पर जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है गुंबद बने हुए हैं, मेहराब की आकृति बनी हुई है, साथ ही साथ जो है इसमें एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर का जो है चुनाई किया गया है। और ये जो है मुख्य रूप से मुगल कालीन किसी भी मस्जिद से नहीं मिलता है। और इस तरह से हिंदू पक्ष की अटकलें भी रहती है कि ये जो है मंदिर के अवशेष पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पर जो आकृति दिख रही है ये शुरू में ही, ये जो है हिंदू पक्ष जो है इसको कमल के पुष्प से जोड़ लेते हैं, और मेहराब की आकृति हो गई, ठीक है, या फिर जो है जो गुंबद इसके अंतर्गत बनाया गया है, जैसे ये साइड में दिख रहा होगा ये गुंबद, ये सारा जो है ये हिंदू पक्ष जो है अपने तरीके से जोड़ते हैं। तो आमतौर पर जो है जो मुगल मस्जिद होता है वो लाल बलुआ पत्थर का उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मस्जिद में ऐसा नहीं है। इस मस्जिद में जो है गुंबद का प्रयोग किया गया है, मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो है हिंदू चिन्ह का भी प्रयोग करने की बातें कही गई है, जो कि ऐसा कहीं पे जो है मेरे द्वारा जो सर्च करने पे नहीं मिला है। तो ऐसे अंदर की बातें रहती है कि इसके मंदिर के अंदर जो है बहुत सारे हिंदू चिन्ह लगे हुए हैं। तो जैसे कि देखो संभल की जो जिला अदालत है उसमें एक याचिका दायर की गई, और इसमें दलील की गई कि संभल की शाही जामा मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वहाँ पे जो जिला अदालत है वहीं पे याचिका दायर किया गया और उसमें दलील किया गया कि संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वह एक हिंदू मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। और संभल की जिला एवं सत्र अदालत के सिविल जज आदित्य सिंह ने 19 नवंबर को वकील हरिशंकर जैन और अन्य की ओर से याचिका दायर को स्वीकार भी कर लिया। अन्य याचिकाकर्ता में एक महंत भी इसमें शामिल है, और इस याचिका में मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत जो है वो मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि मुगल शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया था। याचिका दायर किए जाने के कुछ घंटे बाद ही अदालत ने सर्वे के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दे दिया, और उसी दिन मंदिर का पहला सर्वे भी करा लिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि इस सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर से पहले ही दायर की जाए। दूसरे चरण का सर्वेक्षण जो है 24 नवंबर को किया गया। इसके बाद जो है संभल में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान गोलीबारी भी की गई, और इसमें जो है लगभग 5 व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। तो ये जो है घटनाक्रम चल रहा था। अब जो मस्जिद है उसकी कानूनी स्थिति भी अलग होती है। जैसे कि जो शाही जामा मस्जिद है उसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो सबसे बड़ी चीजें ये है
कि जो शाही जामा मस्जिद है उसको जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, और ये भी जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो है इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसके अलावा जो है इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है इस मस्जिद को। तो मुस्लिम पक्ष के पास जो है जो उनका मजबूती पक्ष है वो ये है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो है यह एक संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है, ये 18 मार्च 1904 को जो है पारित किया गया था, और ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 के बीच में रहा था, और ये भारत के वायसराय रहे थे। इस अधिनियम के तहत जो है प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 क्या है, इसको 18 मार्च 1904 को पारित किया गया, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ है। इस अधिनियम के तहत प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया है। इसके अलावा जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 49 है, ये जो है इसके तहत जो है राज्य को यह दायित्व दिया जाता है, या राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को जिसे संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, क्षति, विरूपण, विनाश, हटाए जाने, व्ययन या निर्यात से जैसा भी मामला हो उसको इन सभी मामलों से जो है सुरक्षित रखा जाए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 जो है ये जो राष्ट्रीय महत्व के वस्तु होते हैं या स्मारक होते हैं उनको सुरक्षित करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर चर्चा लॉर्ड कर्जन की हुई, तो लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से 1905 के बीच जो है भारत के वायसराय रहे। ये भारत के सबसे युवा वायसराय थे। इन्होंने बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो है न्यायपालिका के क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने जो है स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में किया गया था। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो एक सरकारी एजेंसी है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अनुसंधान की जिम्मेवारी जो है इसके ऊपर दिया गया है। इसकी स्थापना जो है 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, तो ये सरकारी एजेंसी है और इसकी स्थापना 1861 में जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और देश भर में जो है इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है जिसका नाम जो है जतन है, और इसका इस्तेमाल जो है संग्रहालय में सुरक्षित वस्तुओं की डिजिटल छाप तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है संभल की शाही जामा मस्जिद पर जो मुख्य रूप से विवाद था दो पक्षों का, हमने उस विवाद को देखा। इसके अलावा जो हमारे विषय योग्य चीजें थी, जैसे कि जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 था जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था, उसको हमने देखा। और इस अधिनियम के तहत जो प्राचीन स्मारक और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के वस्तु या स्मारक को संरक्षित करने का कार्य करता है। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1920 के बीच उनका कार्यकाल था, वो भारत के वायसराय रहे थे और ये भारत के सबसे युवा वायसराय थे।
बंगाल विभाजन 1905 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। न्यायपालिका के क्षेत्र में इन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया था। इसके अलावा इन्होंने स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी जो है इसी के समय हुआ। इसके बाद हमने जाना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है। ये एक सरकारी एजेंसी है, संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अनुसंधान की जिम्मेवारी इसके ऊपर है। इसकी स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इनके द्वारा जो है एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिसका नाम जतन है, और इसका इस्तेमाल जो है संग्रहालय में सुरक्षित वस्तुओं की डिजिटल छाप तैयार करने के लिए किया जाता है। हमारा जो दूसरा जो टॉपिक था वो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो इसको हम लोग देखते हैं, यानी उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। इसको जो है 18 सितंबर 1991 में पारित किया गया। ये केंद्रीय कानून है, यानी संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है मस्जिद और मंदिरों के जरिए उभर रहे जो सांप्रदायिक विवाद हैं उसको समाप्त करना था। मस्जिद और मंदिरों के जरिए जो सांप्रदायिक विवाद उभर रहे हैं या उभर रहे थे उस वक्त, उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। और यही सांप्रदायिक विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है यह अधिनियम लाया गया था। और ये अधिनियम जो है 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया और ये एक केंद्रीय कानून है। जो उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 है, इसमें कई सारे धाराएं हैं। जैसे कि इसकी धारा 3 जो है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न अनुभाग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी धार्मिक संप्रदाय का स्थल है उसको किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के स्थल में जो है परिवर्तित नहीं करेगा। और मुस्लिम पक्ष की जो बातें हैं जिस पे वो लोग खरा उतरते हैं वो इसी धारा को जो है अपना आधार बनाते हैं। इसके अलावा इसकी जो धारा 4 है, इसके 2 भाग किए गए हैं। इसमें जो पहला भाग है यानी धारा 4 का प्रथम भाग जो है उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। 15 अगस्त 1947 को जो भी मंदिर मस्जिद जिस अवस्था में था, वो जिस धर्म के लिए था वैसा ही रहेगा। ये धारा इस बात को स्पष्ट करता है। और ये भी जो है जो मुस्लिम पक्ष हैं उनके लिए ये भी एक बड़ा आधार बनता है। इसके अलावा इसका जो धारा 5 है, इस धारा में कहा गया है कि इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में जो उस वक्त चल रहा था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में से संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। मतलब जो उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 है उसको राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद जो विवाद था उसको इससे छूट दी गई थी, उसको इससे अलग रखा गया था। इसके अलावा जो इसका धारा 6 है, इसके अनुसार जो है अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसी अधिनियम में जो है एक बातें और लिखी हुई है और बातें वो ये है कि यह अधिनियम ऐसे पुरातात्विक स्थल पर लागू नहीं होता जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित है। ठीक है, यानी ऐसे अधिनियम या ये अधिनियम ऐसे पुरातात्विक स्थल पर लागू नहीं होता है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित है, उस पर ये जो है लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो इस अधिनियम की धारा 4 का दूसरा खंड है उसमें कहा गया है कि यदि 15 अगस्त 1947 के बाद या इस अधिनियम के लागू होने के पहले किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप बदला गया है और उससे संबंधित कोई वाद या अपील किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका निर्णय धारा 4(1) के अनुसार होगा। और धारा 4(1) क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था।
इस पे जो है सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भी है, जैसे कि मई 2022 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी जांच से धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव ना हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि वो जो है सर्वे या फिर जांच की इजाजत दे सकता है, बशर्ते जांच करते वक्त जो है उसमें उसके धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव ना किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उस केस में सर्वे की इजाजत दे सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर इस एक अधिनियम की चर्चा की गई है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। तो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 है, ये संसद का कानून है और इसका उद्देश्य जो है देश की सांस्कृतिक संपत्ति और विरासत को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा इसके प्रावधान क्या है, तो इसका प्रावधान है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों के सर्वेक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। इसके अलावा जो है ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित करने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र सरकार को दिया गया है। ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के किसी भी संपत्ति को अगर कोई अपने अधिकार में ले सकता है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार है। इसके अलावा जो है इस अधिनियम के माध्यम से किसी व्यक्ति को जो है कोई नुकसान पहुंचाता है वो पुरातात्विक स्थल को, तो उसको उससे रोका जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा जो खास बातें हैं वो ये है कि जो संरक्षित स्मारक है उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो है संरक्षित स्मारक के आसपास के 200 मीटर के दायरे को बेनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में इमारतों की मरम्मत या संशोधन से पहले जो है अनुमति लेनी पड़ेगी और इसकी वजह यही है कि उसके धार्मिक चरित्र में कोई छेड़छाड़ ना हो। इसी वजह से जो है ये 100 मीटर या 200 मीटर की जो बात है वो लाई गई है। जो हमारा विषय था वो था संभल की शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष का तर्क हमने देखा, हिंदू पक्ष का तर्क देखा। इसके अलावा जो है मुस्लिम पक्ष को एक बात की आपत्ति भी है और आपत्ति इस बात पर है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मस्जिद का सर्वे कराकर 29 नवंबर तक रिपोर्ट मांगने के लिए दिया गया आदेश जो है वो एक पक्षीय है। मतलब इसका कहना है कि कोर्ट ने जो 29 नवंबर तक रिपोर्ट मांगा है सर्वे कराकर, ये जो आदेश दिया गया है वो हिंदू को ध्यान में रख के दिया गया है। तो उनकी जो है मतलब दलील है कि सर्वे कराकर जो 29 नवंबर तक रिपोर्ट मांगने के लिए दिया गया आदेश जो है वो एक पक्षीय है और उसका दावा है कि अदालत ने उनके पक्ष को बिना सुने हुए जो है ये आदेश दिया है। हम जैसा कि इसमें देखें आप, संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वो संरक्षित स्मारक है और इसको प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत जो है 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचित किया गया था और सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित कर चुकी है और इसे पुरातत्व सर्वेक्षण की केंद्र की ओर से संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। और एक चीज है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो उपासना स्थल अधिनियम है वो जो है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम द्वारा जो संरक्षित है उस पर लागू नहीं होता है। ठीक, तो सूची में शामिल है। इसके अलावा जो है अब ये तो चीजें कोर्ट में पहुंच गई है, अब सारी चीजें वहां से तय होनी है, लेकिन इससे पहले एक मामले जो है ज्ञानवापी मामला भी उठा था और ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी। जैसे कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी किया था कि जिला अदालतों को ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने का अवसर प्रदान किया गया है। मई 2022 में जस्टिस DVI चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी धार्मिक स्थान का स्वरूप बदलना 1991 के कानून के तहत प्रतिबंधित है, नहीं बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थान के स्वरूप का पता लगाने की प्रक्रिया को इस कानून की धारा 3 और 4 नहीं रोकती है। ठीक है, अब किसी भी धार्मिक स्थल का जो है धार्मिक चरित्र जो है वो पता किया जा सकता है। जो उपासना स्थल अधिनियम है उसकी धारा जो 3 है या 4 है वो ऐसा करने से नहीं रोकती है। इसका आशय यह लगाया गया है कि किसी धार्मिक स्थान
का 15 अगस्त 1947 को क्या स्वरूप था, इसका पता लगाने की इजाजत दी जा सकती है, भले ही उस धार्मिक स्थान की प्रकृति को बाद में बदला ना जा सके। ठीक है, भले ही वो ना बाद में बदले, भले ही वो जो है जिसके धार्मिक स्थल हैं उसी के पक्ष में आदेश जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि धार्मिक चरित्र पता करने के लिए उसको आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि जो उपासना स्थल अधिनियम है उसकी धारा 3 या 4 जो है ऐसा करने से नहीं रोकती है। इसके अलावा जो है ज्ञानवापी और मथुरा मामले में मस्जिद पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में अंतिम दलीलें नहीं सुनी है। 1991 का यह कानून इस तरह की याचिका स्वीकार करने पर भी रोक लगाता है या केवल किसी धार्मिक स्थान के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर भी। यानी कि ज्ञानवापी और मथुरा मामले में मस्जिद पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की इस व्याख्या को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में अंतिम दलीलें नहीं सुनी है। 1991 का यह कानून इस तरह की याचिका स्वीकार करने पर भी रोक लगाता है या किसी धार्मिक स्थान के धार्मिक स्वरूप बदलने पर रोक लगाता है। इस तरह की कोई व्याख्या जो है इसके अंदर नहीं किया गया। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कहा था, और वो केंद्र सरकार को उन्होंने बोला था कि जो ये 1991 का अधिनियम है इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया और उनसे केंद्र सरकार से इन्होंने कहा था कि इस अधिनियम को जो है वो स्पष्ट करे, उसको क्लीन बनाए। ठीक है, तो ये चीजें इसमें जो है इस तरह से थी। तो इस तरह का विवाद जो है अभी इस मस्जिद को लेकर उठा है और हमारे जो पढ़ने योग्य विषय थे वो इसमें ये जानना था कि जो शाही जामा मस्जिद है उसकी रूपरेखा यानी कि स्थापत्य कला कैसी है। तो हमने देखा कि इसमें जो है गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो है मुगल सम्राट बाबर का सेनापति मीर हिंदू बेग के द्वारा 1528 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण किया गया। ये हमारे हिस्से की चीजें थी। दूसरी चीजें जो है जो मस्जिद की कानूनी स्थिति है, इसके अंतर्गत हमने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को देखा, जिसके तहत जो है इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। ये हमारे हिस्से की चीजें थी। इसके अलावा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI है, इन्होंने राष्ट्र महत्व का स्मारक में इसको सूचीबद्ध किया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये हमारे हिस्से की चीजें हैं। तो जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को देखा। इसके अलावा जो है इसमें लॉर्ड कर्जन की बातें आई, फिर हमने उस लॉर्ड कर्जन के ऊपर चर्चा किया। इसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 49 है इसको हमने देखा, जो इस तरह की चीजों को संरक्षित करता है। लॉर्ड कर्जन की बातें हुई। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ये हमारे हिस्से की चीजें है, इसको हम लोगों ने देखा। इसमें जो है ये सरकारी एजेंसी था और ये संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1861 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया और ये देश भर में जो है इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसने जतन नाम का एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है। इसके अलावा जो अभी विवाद में है और जिस पे जो है बहुत चर्चा हो रही है वो है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 और इसको जो है 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था, जो कि एक केंद्रीय कानून था और इसका उद्देश्य जो है मस्जिद और मंदिरों के जरिए उभर रहे सांप्रदायिक विवादों को समाप्त करना था। इसके अलग अलग प्रावधानों को हमने देखा, जैसे कि इसकी जो धारा 3 और 4 है वो इम्पोर्टेंट है। यानी धारा 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य अनुभाग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। इसके अलावा इसका धारा 4 जो है उसके पहला भाग, इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। इसके अलावा जो है इसका जो धारा 5 है वो इस अधिनियम की कोई धारा जो है वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद जो था, अब तो ये मतलब राम जन्मभूमि हो गया है, तो उसको इससे छूट दिया गया था। इसके अलावा इसका जो धारा 6 था वो जो है इसके लिए सजा का प्रावधान करता है और जो सजा जो है वो 3 वर्ष की है इसमें। इसके अलावा जो है हम लोगों ने देखा
कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या जो है इस मामले में क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 को भी देखा, जो कि संसद का कानून है और ये देश की सांस्कृतिक संपत्ति और विरासत को सुरक्षित रखने का कार्य इसको दिया गया है। ठीक, इसके अंत में जो है हमने देखा कि जो मुस्लिम पक्ष है उसके तर्क क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है इससे पहले जो ज्ञानवापी मामला था उसमें किस तरह की टिप्पणियां दी। तो अब जो है इसके आगे का जो भी रुख है वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है और वो चीज़ें न्यायालय के द्वारा तय की जाएगी। तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।